नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह और स्वागत है आपका सबका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस। टेंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस, सबसे पहले बात करें तो टेंस अलग से कोई टॉपिक नहीं है। टेंस वर्ब का ही पार्ट होता है। जब हम वर्ब्स के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उनके बीच में हमें टेंस के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस की डेफिनेशन बहुत कम हम जानते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट शुरू करते हैं टेंस के टाइप्स से। तो चलिए शुरू करते हैं अपन डेफिनेशन से। सबसे पहले टेंस क्या है? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस की यदि शॉर्ट में अपने को डेफिनेशन देनी हो तो टेंस क्या है? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये वर्ब की फॉर्म बताती क्या है या क्या ऐसा करती है जिसके कारण इसको टेंस बोलते हैं? तो टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेसेस द टाइम and state of an action। तो टेंस वर्ब की वो फॉर्म है जो या तो किसी एक्शन के टाइम को एक्सप्रेस करती है या तो किसी एक्शन के टाइम को एक्सप्रेस करती है और या फिर किसी एक्शन के स्टेट को एक्सप्रेस करती है। या तो किसी एक्शन के टाइम को या किसी एक्शन के स्टेट को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब की फॉर्म ही क्या होती है? टेंस होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सेंटेंस लिख दिया, एवरीवन इज यूजिंग मोबाइल फोन नाउ ए डेज। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हर कोई आजकल मोबाइल का यूज कर रहा है। इस सेंटेंस में हमें जो वर्ब दिख रही है वो है इज यूजिंग। ये दोनों ही वर्ब्स हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई। यदि इस इज को देखते हैं तो हमें इससे पता चलता है टाइम का, और इस सेंटेंस में जो टाइम है वो है प्रेजेंट का। ये हम सभी जानते हैं कि इज, आर, एम, हैज, हैव, ये हम प्रेजेंट टाइम को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। अब बात आती है यूजिंग। ये जो यूजिंग शब्द है ये बताता है इस एक्शन की स्टेट। क्या बताता है? इस एक्शन की स्टेट। स्टेट का मीनिंग होता है अवस्था। एक काम एक टाइम में 4 अवस्थाओं में हो सकता है। जैसे खाना खाने का कोई एक्शन ले, वह खाना खाता है, ये एक अवस्था हो गई। वह खाना खा रहा है, ये दूसरी अवस्था। वह खाना खा चुका है, ये तीसरी अवस्था। और वह 10 मिनट से खाना खा रहा है, ये चौथी अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं। इनमें से जो एक्शन में रियल अवस्थाएं हैं, रियल जो एस्पेक्ट है वो 2 ही है। या तो कोई एक्शन जारी होगा या कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। या तो कोई एक्शन जारी होगा या कंप्लीट होगा। इसका मतलब है एक एक्शन की 2 स्टेट्स मेनली रहती हैं, या तो जारी अवस्था यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म स्टेट, या फिर कंप्लीट सिचुएशन, कंप्लीट स्टेट जिसको बोलते हैं पूर्ण अवस्था। ये 2 अवस्थाएं हो गई। अब तीसरी अवस्था इन दोनों को जोड़ने से बन जाती है। वह 10 मिनट से खाना खा रहा है, इसका मतलब 10 मिनट तक तो उसने कंप्लीट कर लिया और 10 मिनट के आगे वाला चल रहा है। तो इसमें पूर्ण भी है काम और जारी भी है। तो इसका मतलब इन दोनों स्टेट्स को जोड़ दे तो एक तीसरी स्टेट तैयार हो जाती है। 3 स्टेट्स आ गई। जारी अवस्था, इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्टेट। दूसरी पूर्ण अवस्था यानी परफेक्ट स्टेट, क्योंकि पूर्ण को इंग्लिश में अपन परफेक्ट बोलते हैं। और तीसरी अवस्था कौन सी हो गई?
दोनों को मिला देने से जो अवस्था बन गई, जो जारी भी है और पूर्ण भी है, ये 3 अवस्थाएं हो गई। अब चौथी अवस्था, जब हमें पता ही नहीं चले कि एक्शन जारी है या पूरा हो गया, ऐसी अवस्था को हम अनिश्चित मानते हैं, यानी इनडेफिनिट स्टेट। तो एक टाइम में एक एक्शन की 4 स्टेट्स हो सकती है। उनमें से ये जो स्टेट है, ये है कौन सी स्टेट, कौन सी अवस्था? जारी अवस्था। यहां पे ये शो हो रहा है कि काम जारी है, और जारी को अपन क्या कहेंगे? जो काम जारी रहता है, कॉन्टिन्यू रहता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। तो ये वर्ब की जो फॉर्म है, दोनों मिलाकर एक वर्ब की फॉर्म बन गई। इसमें इज बता रहा है टाइम को, और ये यूजिंग बता रहा है कि काम कौन सी अवस्था में है, जारी अवस्था में, पूर्ण अवस्था में, या फिर अनिश्चित अवस्था में। और या फिर चौथी अवस्था होती है दोनों को मिला देने से पूर्ण और जारी अवस्था। तो इनमें से काम है जारी अवस्था में। ये वाली जो वर्ब की फॉर्म है, ये पूरी वर्ब की फॉर्म ही क्या कहलाएगी? टेंस कहलाएगी। तो टेंस क्या होता है? वर्ब की फॉर्म, जो क्या बताती है? किसी एक्शन का टाइम, एक्शन मतलब कार्य, कार्य का टाइम, और किसी कार्य की अवस्था, कि वो कौन सी अवस्था में, जारी अवस्था में, पूर्ण अवस्था में, अनिश्चित अवस्था में। तो यही फॉर्म क्या कहलाती है? टेंस कहलाती है। ये तो बात हो गई टेंस की डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं टेंस के टाइप्स की। तो सभी जानते हैं कि टेंस 3 टाइप के होते हैं। टेंस 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हालांकि प्रेजेंट और पास्ट को ही कुछ विद्वान टेंस मानते हैं, फ्यूचर को नहीं मानते। इसके पीछे भी एक कारण है, यानी टेंस 2 ही होते हैं, ऐसा ही हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में टेंस 3 ही है। अब 2 क्यों बताए जाते हैं, क्यों सिखाए जाते हैं? एक तो टेंस की डेफिनेशन हमने ये पढ़ ली कि टेंस वर्ब की फॉर्म है, जो हमें क्या बताती है? किसी एक्शन का टाइम, ये जो हो रहा है सेंटेंस में, ये क्या है? एक्शन है। एक्शन का टाइम और एक्शन की स्टेट बताने वाली वर्ब की फॉर्म ही टेंस होती है। दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो ये एक टाइमलाइन है, इसका मतलब टाइम है जो चलता ही जा रहा है, ये अनंत काल से चला आ रहा है और चलता ही जा रहा है। इस टाइमलाइन पे मान लीजिए ये आज का दिन है, ये इतना आज का ही दिन है, और इस दिन में हम कर रहे होते हैं कोई ना कोई एक्शन। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों तरफ एक्शंस चल रहे हैं। तो ये वाला जो टाइम है, इसी को अपन क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। तो इसका मतलब टेंस की एक और डेफिनेशन निकल के आ गई कि ऐसा टाइम जिसमें कोई एक्शन होता है, कोई काम होता है, उस टाइम पीरियड को ही क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट में हम कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट हमारे लिए टेंस बन गया। पास्ट में भी हमने एक्शंस किए हैं, इसलिए वो भी हमारे लिए टेंस बन गया। लेकिन फ्यूचर जो है, जो आने वाला कल आएगा, उसमें अभी तक तो हमने कोई एक्शन नहीं किया है। इसका मतलब है अभी तक ये जो आगे वाला दिन है, ये अपने लिए टाइम है। आगे वाला जो दिन है वो अभी भी अपने लिए क्या है? टाइम है। और क्यों है? क्योंकि हमने अभी तक इसमें कोई एक्शन किया नहीं है। और जैसे ही टाइम में एक्शन करेंगे तो वो टाइम क्या बन जाएगा? टेंस बन जाएगा। तो इसीलिए इंग्लिश में जो पुराने विद्वान हैं, इंग्लिश के जो प्राचीन विद्वान हैं, वो 2 ही टेंस मानते थे, प्रेजेंट और पास्ट। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भी हम एक्शन कर रहे हैं और पास्ट में भी हमने एक्शंस कर लिए, और फ्यूचर में अभी तक कोई एक्शन नहीं किया, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं बल्कि अपने लिए क्या है? केवल टाइम है। लेकिन अब प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, हम सभी फ्यूचर को देख कर ही चलते हैं।
हालांकि फ्यूचर में एक्शन कर नहीं पाते, लेकिन फ्यूचर में एक्शंस को इमेजिन कर लेते हैं कि कल हम ऐसा करेंगे, कल ऐसा हो जाएगा। तो पूरी दुनिया इमेजिनेशन पर चलती है। तो मॉडर्न इंग्लिश 3 टेंसेज को ही फॉलो करती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आगे बढ़े तो हर टेंस में जैसा मैंने कहा था, हर टेंस में जैसा मैंने कहा था कि कोई ना कोई एक्शन होता है, हर टेंस में कोई ना कोई एक्शन होता है। फ्यूचर में हम एक्शंस को इमेजिन कर लेते, पास्ट में हम एक्शंस कर चुके, प्रेजेंट में एक्शंस कर रहे हैं। और उस एक्शन की होती है अलग अलग अवस्थाएं, स्टेट्स। उस एक्शन की क्या होती है, अलग अलग स्टेट्स हो सकती हैं, यानी अवस्थाएं हो सकती हैं। और मैंने अभी बताया था कि एक एक्शन की एक टाइम में कितनी स्टेट्स, कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। वही बन जाती है हर टेंस के 4 भाग। इसका मतलब एक टेंस के इंग्लिश में 4 भाग होते हैं, क्योंकि एक टाइम में एक एक्शन की अधिकतम 4 स्टेट्स हो सकती है। और 5वीं स्टेट हम इमेजिन करें, यदि कर भी ले इमेजिन, तो वो हमेशा फ्यूचर में चली जाएगी, वो प्रेजेंट में नहीं रहेगी, वो पास्ट में भी नहीं रहेगी। तो हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, और ये 4 पार्ट्स रियल में क्या होती हैं, एक्शन की स्टेट्स होती हैं। एक टाइम में एक एक्शन की 4 स्टेट्स हैं, वही 4 स्टेट्स क्या कहलाती हैं, प्रत्येक टेंस के 4 भाग कहलाती हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। हर टेंस के 4 भाग होते हैं, लेकिन ये 4 भाग आए कहां से, एक्शन से। एक्शन की क्या होती है, स्टेट्स। एक टाइम में कितनी, 4, वही 4 क्या बन गए, प्रत्येक टेंस के 4 भाग। अब वो कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं, तो आपको मैंने बताया था कि या तो काम जारी होगा, या काम एक्शन पूर्ण होगा, या दोनों हो सकते हैं। कुछ हो सकता है काम पूरा हो गया और कुछ चल रहा हो। और चौथी अवस्था है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता कि एक्शन जारी है या एक्शन पूरा हो गया। वो जो अवस्था है उसे कह देते हैं हम अनिश्चित अवस्था। अनिश्चित का मतलब हमें कोई जानकारी नहीं कि एक्शन पूरा हुआ है या एक्शन अधूरा है। तो सबसे पहले जो अवस्था है वो आती है अनिश्चित अवस्था। जब एक्शन ऐसी अवस्था में होता है कि पता ही नहीं चलता वो जारी है या पूरा हो गया। जैसे वह खाना खाता है, अब हम ये भी नहीं कह रहे कि वह खा रहा है, हम ये भी नहीं कह रहे कि वह खा चुका है, तो ये अपने लिए अनिश्चित अवस्था हो गई, पता नहीं काम कौन सी अवस्था में है। तो अनिश्चित को इंग्लिश में कहते हैं इंडेफिनिट। ठीक है। दूसरी है कॉन्टिन्यूअस स्टेट, जारी अवस्था। जैसे मैंने कहा हर कोई मोबाइल का यूज कर रहा है आजकल, इसका मतलब एक्शन जारी अवस्था में है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा पार्ट बन गया कॉन्टिन्यूअस। तीसरा, मान लो वह खाना खा चुका है, वह गाना गा चुका है। जब ऐसे एक्शंस बोलते हैं तो ये समझ में आता है कि काम पूरा हो गया। और पूर्ण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट। जैसे बोलते हैं ना कि हर आदमी पूर्ण नहीं होता, है ना, हर आदमी पूर्ण नहीं होता, नो वन इज परफेक्ट, तो पूर्ण को बोलेंगे अपन परफेक्ट। ये तीसरा पार्ट हो गया। और चौथी अवस्था मैंने बताया था कि इन दोनों को जोड़ देते हैं। एक एक्शन जो कुछ टाइम के लिए तो पूरा हो गया और आगे का भी चल रहा हो, तो दोनों को जोड़ते हैं तो एक नई स्टेट बन जाती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हर टेंस के 4 भाग होते हैं। इसका मतलब है प्रेजेंट में भी एक्शन की इंडेफिनिट स्टेट होगी, प्रेजेंट में एक्शन की कॉन्टिन्यूअस स्टेट भी होगी, प्रेजेंट में किसी एक्शन की परफेक्ट स्टेट यानी पूर्ण अवस्था भी हो सकती है, प्रेजेंट में वो एक्शन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट में भी हो सकता है। तो यही हर टेंस के क्या बन गए, 4 भाग बन गए। तो ये प्रेजेंट में भी रहेंगे, ये पास्ट में भी रहेंगे और ये फ्यूचर में भी 4 भाग रहेंगे। यदि इनको प्रेजेंट का बनाना है तो इनके पहले प्रेजेंट जोड़ दो, यदि इनको पास्ट का बनाना है तो इनके पहले पास्ट ऐड कर दो, और यदि फ्यूचर का बनाना है तो इनके पहले फ्यूचर ऐड कर दो। और ये जो पूरा शब्द बनेगा ये है क्या, टेंस।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसे अपने नेम चलते रहेंगे। ये तो बात हो गई टेंस का जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है। टेंस क्या होता है? दो डेफिनेशन है अपने सामने। वर्ब की फॉर्म जो किसी एक्शन का टाइम और स्टेट बताती है, ये एंड कट गया था, जो किसी एक्शन का टाइम और स्टेट बताती है, वो वर्ब की फॉर्म टेंस होती है। दूसरा, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई एक्शन हो जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। इससे ये समझ में आता है कि टेंस में दो चीजें तो रहेंगी रहेंगी, एक तो टाइम रहेगा और एक क्या रहेगा? एक्शन रहेगा, उसकी अवस्था रहेगी। जिस टाइम में कोई एक्शन नहीं होता उसको हम टेंस नहीं बोल सकते, वो टाइम ही हमारे लिए रहेगा। टेंस कितने टाइप के होते हैं? तो मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से 3 ही टाइप के हैं, 2 नहीं है। 2 काफी पहले हम पढ़ते थे, सुनते थे, अब ऐसा नहीं है। हर टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। कहां से आए ये 4 पार्ट्स? तो एक टाइम में एक एक्शन की स्टेट्स कितनी हो सकती हैं? 4। वही 4 टेंस के क्या बन गए? पार्ट्स बन गए। अब बात आती है जब हम टेंस शुरू करते हैं, तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि टेंस किसका पार्ट है? टेंस वर्ब का ही पार्ट है। टेंस वर्ब का ही हिस्सा है। इसका मतलब है टेंस पढ़ने के लिए हमें किसकी जानकारी चाहिए? वर्ब की जानकारी चाहिए। जितनी ज्यादा हमें वर्ब्स के बारे में जानकारी होगी उतने ही अच्छे से हम टेंस सीख पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं वर्ब की। तो सबसे पहले वर्ब की बात करें तो वर्ब की परिभाषा क्या है? कौन से शब्द को वर्ब कहते हैं? वर्ब क्या है? एक टाइप का शब्द ही है। तो कौन से शब्द को वर्ब कहते हैं? तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लेंगे, वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब इज ए वर्ड which expresses an action occurrence and state of being and state of being। ये डेफिनेशन हो गई वर्ब की। इसका मतलब वर्ब एक शब्द होता है जो या तो किसी एक्शन को एक्सप्रेस करता है या किसी ऑकरेंस को, किसी घटना के घटित होने को, और या फिर स्टेट ऑफ बीइंग यानी किसी चीज के होने को एक्सप्रेस करता है। वही वर्ड क्या होता है? वर्ब। अब इन तीनों के मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूं। कौन सी वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कौन सी ऑकरेंस को, और कौन सी स्टेट ऑफ बीइंग को। तो थोड़ी सी जानकारी हम पहले वर्ब की कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं टेंस में। तो अपन ने 3 चीजें यहां पर लिखी हुई है, मैं तीनों के एक एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिख दिया, राम किल्ड रावण। हालांकि लंबे टाइम पहले मारा था, ये सेंटेंस भी एक तरह से लॉजिकल तो नहीं कह सकते, राम हैड किल्ड रावण ज्यादा बेटर होता है, बट लिखते ऐसे ही है जनरली, राम किल्ड रावण। इस सेंटेंस में किल्ड जो है वो वर्ब की फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये हमें बता रही है एक तो टाइम। सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया पास्ट, और एक सेकंड फॉर्म बताती है एक्शन की स्टेट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों इंडेफिनिट स्टेट को बताती है। इसका मतलब यह समझ में आ गया कि स्टेट तो इंडेफिनिट है, और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट को रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट को। तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रही है। तो सेंटेंस जो इस सेंटेंस में जो टेंस है वो तो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बात आती है इसमें क्या कोई एक्शन हो रहा है? तो हाँ, राम ने एक काम किया है, और वो काम किया है किसका? किल करने का, मारने का, और ये क्या है? एक एक्शन है। इसका मतलब ये वाला शब्द है वो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। एक्शन को एक्सप्रेस करने वाला शब्द क्या होता है? वर्ब होता है। दूसरा सेंटेंस मैंने कहा ही बिकेम ए डॉक्टर, ही बिकेम ए डॉक्टर। इसका मतलब हो गया कि वह डॉक्टर बन गया।
इस सेंटेंस में ये जो बिकेम है ये वर्ब है। अच्छा, ये भी क्या बता रही है? टाइम बता रही है, सेकंड फॉर्म है। और अभी अभी मैंने कहा कि सेकंड फॉर्म कौन से टाइम को डिनोट करता है? पास्ट को। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को। दूसरा, सेकंड फॉर्म मैंने कहा था एक्शन की स्टेट भी बताती है। कौन सी स्टेट बताती है? तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दोनों इनडेफिनिट स्टेट बताती है, यानी अनिश्चित अवस्था को बताती है। तो इसका मतलब टेंस तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, और ये वर्ब की फॉर्म ही क्या है? टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब बात आती है क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? तो वह डॉक्टर बन गया। इसमें उसने क्या किया? उसने तो कोई काम नहीं किया। इसका मतलब यह हो गया कि सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो फिर एक घटना हो रही है, एक घटना घटित हो रही है, और इसी को अपन क्या कहेंगे? ऑकरेंस। तो ये बिकम शब्द जो है वो किसको एक्सप्रेस कर रहा है? ऑकरेंस को। ये भी वर्ब है। यहां पे क्या हो रहा था? एक्शन। ये किसको एक्सप्रेस कर रहा था? एक्शन को। अब एक तीसरा एग्जांपल मैं लिख देता हूं। सचिन इज ए गुड प्लेयर। अब ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। इसका मतलब है सचिन एक अच्छा प्लेयर है। इस सेंटेंस में यदि इस इज को नोटिस करें तो ये इज एक तो बता रहा है किसको? टाइम को। किसको बता रहा है? टाइम को। और एक्शन तो इसमें है ही नहीं। एक्शन तो इसमें है ही नहीं, बल्कि इसमें घटना घटित हो रही है। इसी को अपन क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ बीइंग। घटना भी नहीं कह सकते। वह एक अच्छा प्लेयर है, इसका मतलब है किसी आदमी के ये चीज होने का बोध करवा रहा है इज। तो ये बता रहा है यहां पर स्टेट, लेकिन किसकी स्टेट बता रहा है? एक्शन की नहीं। एक्शन की तो ये दोनों बता रहे थे। ये किसकी स्टेट बता रहा है? ये केवल किसी चीज के होने की अवस्था को बता रहा है। मान लो मैं कह दूं वह खिलाड़ी है, तो इसमें काम क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। इसी तरह सचिन एक अच्छा प्लेयर है, इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन ही नहीं हो रहा तो उसकी स्टेट भी नहीं होगी, लेकिन बिना स्टेट के टेंस नहीं हो सकता। तो फिर वो स्टेट किसकी होगी? बीइंग की। किसी चीज के होने की अवस्था होगी, और वो होने की अवस्था किस में शो हो रही है? प्रेजेंट टाइम में। तो ये तीन वर्ब्स लिखी हुई है। पहली वर्ब किसको एक्सप्रेस कर रही है? एक्शन को, काम हो रहा है। दूसरी वर्ब किसको एक्सप्रेस कर रही है? ऑकरेंस को। एक घटना घटित हो गई, वह बन गया। इसमें उसने कुछ नहीं किया, यानी एक्शन तो हुआ ही नहीं, केवल ऑकरेंस रही। और तीसरा है इज। इसमें स्टेट ऑफ बीइंग। भाई एक्शन की स्टेट होती है, बिना स्टेट के टेंस नहीं बन सकता। स्टेट तो होगी, लेकिन किसकी स्टेट? एक्शन की नहीं तो फिर किसकी? बी की, किसी चीज के होने की अवस्था। तो ये तीनों क्या कहलाएंगी? वर्ब्स कहलाएंगी। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि वर्ब्स तीन टाइप की है। अब कौन कौन सी तीन टाइप की है वो भी जान लेते हैं। एक तो कहलाती है मेन वर्ब। क्या कहलाती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब। इंग्लिश में वर्ब्स दो टाइप की होती हैं जब से इनकी उत्पत्ति हुई। कौन कौन से दो टाइप हैं? एक तो कहलाती हैं ऑर्डिनरी वर्ब्स, और एक कहलाती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑर्डिनरी वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑर्डिनरी वर्ब्स को ही कहा जाता है मेन वर्ब्स। मेन वर्ब वो होती है जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, यानी ऐसा कोई भी शब्द इंग्लिश में जो किसी काम के होने को बताता है। जैसे हम खेलते हैं तो खेलना काम है, हम खाना खाते हैं तो खाना काम है, हम पढ़ते हैं तो पढ़ना एक क्रिया है, वो काम है, लिखते हैं तो लिखना एक काम और क्रिया है। तो जो ऐसे शब्दों को इंग्लिश में बताते हैं, खेलना को प्ले बताता है, लिखने को राइट बताता है, पढ़ने को रीड बताता है, खाने को ईट बताता है। तो ऐसे जो शब्द हैं वो क्या होते हैं? मेन वर्ब्स होते हैं। पहली वर्ब हो गई मेन वर्ब। दूसरी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब्स। अभी मैंने दो नाम बोले थे, ऑक्सिलरी वर्ब्स और ऑर्डिनरी वर्ब्स। तो ऑर्डिनरी वर्ब्स ही मेन वर्ब्स होती हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो दूसरी वर्ब हो गई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग नाम से स्पष्ट है, जो हेल्प करती है।
अब हेल्प किसकी करती है और किस काम में हेल्प करती है? तो यह हेल्प करती है हमेशा मेन वर्ब की। जैसे हम बोलते हैं ना, वह खाना खाता है ना, या फिर वह खाना खा रहा है। जब तक यह है नहीं जुड़ेगा तब तक सेंटेंस अधूरा रहेगा। वह खाना खा रहा, तीन ही शब्द हैं अपने पास। यदि इसी सेंटेंस को अपन इंग्लिश में लिखें तो हम ऐसे लिखते हैं, ही इज ईटिंग मील, वह खाना खा रहा है। इस सेंटेंस में से यदि अपन इस इज को हटा दें एक बार के लिए, ये तो पूरा ही हट गया, चलो दोबारा लिख देते हैं, ही इज ईटिंग मील। इस सेंटेंस में से यदि अपन इस इज को हटा देते हैं एक बार के लिए, तो ये सेंटेंस बन गया ही ईटिंग मील। वह, इसका मीनिंग हो जाएगा खा रहा, और इसका मीनिंग हो जाएगा खाना, भोजन। अच्छा, पके पकाए खाने को कहते हैं मील, और जो पका हुआ नहीं हो, कच्चा हो, उसे बोलते हैं अपन फूड। तो फूड को तो पकाना पड़ता है, कुक करना पड़ता है, और पका पकाया क्या हो जाता है? मील हो जाता है। खैर, इसका मीनिंग निकला वह खाना खा रहा। क्या ये सेंटेंस मीनिंगफुल है? नहीं, मीनिंग इसका अधूरा है। और अधूरा मीनिंग है किसका? सबसे लास्ट में जो लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे वह, फिर खाना, फिर खा रहा, इसके साथ एक और चीज जुड़नी चाहिए थी, है। तो ये वाला जो अर्थ है, ये किसका अर्थ है? ईटिंग का। ईटिंग क्या है? एक काम है, एक एक्शन है। एक्शन है, इसका मतलब क्या है? मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब का अर्थ अभी भी अधूरा है, और वो अर्थ पूरा कब होगा? जब यहां पे हम क्या जोड़ देते हैं? जब हम यहां पे जोड़ देते हैं इज। अब इसके साथ मीनिंग जुड़ जाएगा है। तो अब ये सेंटेंस कैसा हो गया? पूरा। इसका मतलब ये समझ में आता है कि हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो मेन वर्ब की मदद करती है, किसमें? अर्थ को पूरा करने में, मीनिंग को कंप्लीट करने में। तो ये भी समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? जो मेन वर्ब के साथ आती है, मेन वर्ब की मदद करती है। इसका मतलब एक चीज और तय हो गई, यदि मेन वर्ब नहीं आएगी तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी। क्योंकि यदि अकेली हेल्पिंग वर्ब आएगी तो किसकी मदद करेगी? जबकि उसका काम ही है, उसका नाम ही है मदद करने वाली, मदद करना। तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमेशा साथ आएंगी। हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले नहीं आ सकती। और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की किस काम में मदद करेगी? अर्थ को पूरा करने में। तो हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? वो वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करती है, किसमें? अर्थ को पूरा करने में। तो अपन ये लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब की मदद करती है। बात आ गई होगी समझ में? आगे चलते हैं। अब एक तीसरी वर्ब है और इसका नाम है लिंकिंग वर्ब। इसका क्या नाम है? लिंकिंग वर्ब। इस लिंकिंग वर्ब को इंग्लिश में कोप्युलर वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोप्युलर वर्ब। ग्रेड के एग्जामिनेशंस में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ही इज ए टीचर। इस लिखे हुए सेंटेंस में कई बार अंडरलाइन करके ये पूछ लेते हैं ये कौन सी वर्ब है। अब आपको ऑप्शंस में देते हैं मेन वर्ब, दूसरा ऑप्शन में दे दिया हेल्पिंग वर्ब, तीसरा दे दिया एक्सटेंसिव वर्ब, और चौथा दे दिया आपको कोप्युलर वर्ब। तो ये कोप्युलर वर्ब है। कोप्युलर वर्ब किसको बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब को ही बोलते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि लिंकिंग वर्ब होती क्या है, किसे कहते हैं। पहली बात है, इस सेंटेंस में ये वर्ब है। अब कौन से टाइप की है ये हमें नहीं पता। क्या ये मेन वर्ब है? तो हमने पढ़ा था कि मेन वर्ब वो होती है जो एक्शन को बताती है। क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? वह टीचर है, वह अध्यापक है, क्या इसमें कोई काम है, कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा। यदि एक्शन ही नहीं हो रहा है तो मेन वर्ब तो हो नहीं सकती। अब चलते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। अभी अभी हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो मेन वर्ब की मदद करती है। अच्छा, इसमें मेन वर्ब भी नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब तो आ ही नहीं सकती, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो फिर ये कौन सी वर्ब है? ये कहलाएगी लिंकिंग वर्ब।
अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब वो होती है जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है, जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ने का काम करती है, वो कहलाती है लिंकिंग वर्ब। अब यहां से एक और समस्या आती है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो इसकी जानकारी में अपन ये लिख सकते हैं कि किसी भी मेन वर्ब के बाद जो आता है वो तो कहलाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और किसी भी लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह होता है जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट वो शब्द या शब्दों का समूह होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि मैं पूछूं ये ही कौन है, हु इज ही, या यहां पे राम लिख दें तो हु इज राम, राम कौन है, अपना उत्तर मिलता है एक अध्यापक। इसका मतलब ये जो शब्द लिखा है ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है? ही के बारे में, या राम लिख देते तो राम के बारे में, और वो कौन है सेंटेंस का? सब्जेक्ट। इसका मतलब ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। जो शब्द सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं वही क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ये परिभाषा भी अपन लिख लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया, जो सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, यदि इसको हटा दें तो अपने पास केवल इतना ही बचा, ही इज। क्या ये अर्थपूर्ण सेंटेंस है? अर्थ प्रकट कर रहा है? नहीं। यदि इसको जोड़ दें तो इसका अर्थ कैसा हो जाता है? पूरा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो शब्द जो सेंटेंस में अर्थ को पूरा करता है वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। दो परिभाषाएं हैं, दो डेफिनेशंस हैं, कोई सी भी अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन बात अपने को कौन सी याद रखनी है? ये वाली, कि मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। एक्शन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन जिसमें एक्शन ही नहीं हो उसमें कौन सी वर्ब होगी? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेकर चलती है? कॉम्प्लीमेंट। तो होप लिंकिंग वर्ब आपको समझ आ गई होगी। लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब कनेक्ट करती है, जोड़ती है, ज्वाइन करती है। तो लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स ए सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, connects a subject and complement। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट शब्द भी इंग्लिश में दो होते हैं। एक होता है COMPLIMENT, COMPLIMENT, एक तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है, और एक होता है COMPLEMENT। इन दोनों में केवल फर्क आ रहा है इस स्पेलिंग का, यहाँ पे आई है और यहाँ पे ई है। ये अभी थोड़े टाइम पहले जो NDA का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था इसका सिनोनिम। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेज। जब कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा में जो टिप्पणी करते हैं वही कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। जैसे काम करने के बाद कहते हैं कि उसने मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, तो वो वाला कॉम्प्लीमेंट तो होता है ये। और ये जो ग्रामर में हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं ये होता है ये वाला कॉम्प्लीमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं पूरक। ये ग्रामेटिकल शब्द है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। तो अब अपन कॉम्प्लीमेंट की भी डेफिनेशन यहां पे ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट वो शब्द होता है जो किसी सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। तो चलिए ये डेफिनेशन भी यहां नोट कर देते हैं अपन। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट एक शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है विच क्वालिफाइज। क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता बताना।
which qualifies a subject or an object, जो किसी सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है, वो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी याद रखना है कि लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऑब्जेक्ट किसके साथ आता है? केवल मेन वर्ब के साथ। तो 3 टाइप की वर्ब्स हो गई। मेन वर्ब जो एक्शन को बताती है, हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की मदद करती है अर्थ को पूरा करने में, और लिंकिंग वर्ब जो केवल किसी काम के किसी चीज के, किसी व्यक्ति के कुछ होने को बताती है। यानी इसमें कोई एक्शन नहीं होता। यदि वो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, मेन वर्ब भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब को नॉन एक्शन मेन वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन एक्शन मेन वर्ब। यानी इसको आप मेन वर्ब बोल तो सकते हैं, लेकिन कैसी मेन वर्ब? जो एक्शन को नहीं बताती। ये हो गए अपने वर्ब्स। तो इन लिखी हुई वर्ब्स में से यदि हमें आइडेंटिफाई करना हो कौन सी मेन वर्ब है, कौन सी लिंकिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, तो ये वाली मेन वर्ब है, एक्शन हो रहा है यहां पे। अच्छा, इसमें इसकी बात करें तो इसमें एक्शन कुछ नहीं हो रहा, उसने कुछ नहीं किया, वह डॉक्टर बन गया, वह डॉक्टर बन गया, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ये वाली जो वर्ब है ये मेन वर्ब तो नहीं हो सकती। तो फिर क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब? नहीं। हेल्पिंग वर्ब किसकी मदद करती है? मेन वर्ब की। तो इसमें मेन वर्ब आ नहीं रही, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो फिर ये कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। ये एक लिंकिंग वर्ब है। इस सेंटेंस में क्या कोई काम हो रहा है? नहीं, इसमें भी एक्शन नहीं हो रहा। यदि एक्शन नहीं हो रहा है तो फिर ये कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। तो सबसे पहले अपने को वर्ब की जानकारी हो। 3 तरह की वर्ब्स अपने को ध्यान में रखनी है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। अब मान लो इसके नीचे ऑप्शंस में लिंकिंग वर्ब नाम ही नहीं दे, तो मैंने एक और नाम बताया है नॉन एक्शन मेन वर्ब, या इसका एक और नाम चलता है कोप्यूलर वर्ब्स। इसी को क्या कहा जाता है? कोप्यूलर वर्ब। ये भी इसका नाम प्रचलन में रहता है। इसको इंटेंसिव वर्ब भी बोलते हैं। कौन सी वर्ब बोलते हैं? इंटेंसिव वर्ब। ये भी इसी का एक नाम हो गया। तो ये हो गया अपना वर्ब का काम कंप्लीट। लेकिन अपने को केवल इतनी जानकारी नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा हमें टेंस में जिनकी जरूरत होती है वो है एक्शन को बताने वाली वर्ब्स यानी मेन वर्ब्स की। दूसरी जो जानकारी चाहिए वो अपने को हेल्पिंग वर्ब की, सबसे अंत में लिंकिंग वर्ब। तो अपने को सबसे ज्यादा जानकारी किसकी रखनी है? मेन वर्ब्स की। मेन वर्ब की 3 बेसिक फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 स्वरूप होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। किसकी? मेन वर्ब्स जितनी भी है सभी की। तो अब हम बात करते हैं एक वर्ब की, यानी एक मेन वर्ब की हमेशा क्या होती है? फॉर्म्स होती है। और बेसिकली कितनी फॉर्म्स बनी हुई है? 3 ही बनी हुई है। हालांकि हम कुछ 4th फॉर्म भी लिखी हुई कहीं पे देखते हैं, कई जगह 5th फॉर्म भी मिल जाती है हमें, कई जगह पे 6th फॉर्म भी मिल जाती है। वो जो फॉर्म्स होती है वो हम उन बेसिक 3 से बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। वो पहले से नहीं होती, उनको हमें क्रिएट करना होता है। तो चलिए बात करें वर्ब की फॉर्म्स की। तो जैसा हमने पढ़ा है वर्ब की फॉर्म्स। अच्छा, ये वर्ब की फॉर्म्स कौन सी की होंगी? मेन वर्ब की, जो किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्शन को। तो अब हम बात करते हैं वर्ब की फॉर्म्स की। एक वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? बेसिकली 3 फॉर्म होती हैं। एक हो गई फर्स्ट फॉर्म, एक हो गई सेकंड फॉर्म, और एक हो गई थर्ड फॉर्म। लेकिन ये इनके ओरिजिनल नाम नहीं है, ये तो हम यूज करते हैं। इनके ओरिजिनल नेम कुछ अलग है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसका ओरिजिनल नेम होता है प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो होती है इसका ओरिजिनल नेम होता है पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो होती है, अब कईयों के माइंड में आ रहा होगा फ्यूचर फॉर्म, नहीं, इसका नेम होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यह हो गई अपनी थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद में एक फॉर्म जो टेंस में हमें चाहिए होगी वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और ये हम खुद तैयार करते हैं। किससे?
फोर्थ फॉर्म हमेशा बनती है किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देने से। किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। ये हम खुद तैयार करते हैं। बेसिकली कितनी होती हैं? 3 ही होती हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म से हम ये फोर्थ फॉर्म बना लेते हैं। इसका ओरिजिनल नेम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये इसका ओरिजिनल नेम है। अच्छा, एक सबसे पहले आ जाती है, वो किसी भी वर्ब की होती है बेस फॉर्म। इन फर्स्ट फॉर्म से भी पहले एक फॉर्म चलती है, कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। लगभग वर्ब्स की बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम ही होती है, लगभग की, मोस्टली वर्ब्स की। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक वर्ब ले ली गो। हालांकि हम सब गो पढ़ते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन गौ होता है, तो हमने एक वर्ब ले ली गो। ये बेस फॉर्म भी है इस वर्ब की, और इसकी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। यदि इसी की अपन सेकंड फॉर्म बनाए तो बन जाती है वेंट। इसी की थर्ड फॉर्म बनाए तो होती है गोन। और इसकी फोर्थ फॉर्म हम खुद तैयार करते हैं, किससे? फर्स्ट फॉर्म से। फर्स्ट फॉर्म है गो, इसमें यदि आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन गई गोइंग। ये वर्ब की 4 फॉर्म हो गई। ऐसे ही एक और वर्ब ले लेते हैं अपन, जैसे वर्ब ले ली मैंने आस्क। यही बेस फॉर्म है, यही फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं ईडी, आस्क्ड। अच्छा, ये भी ध्यान में रखें कि इंग्लिश में वे शब्द, इंग्लिश में वे सारे वर्ड्स जिनका लास्ट लेटर या लास्ट साउंड, ये कह सकते हैं, लास्ट जो अक्षर की ध्वनि है वो आए, मान लो क या चे या पे या थे या से। जिन वर्ब्स को बोलने पर अंतिम अक्षर क, चे, पे, थे या से आए, और उनमें मान लीजिए हम जोड़ते हैं ईडी, तो उस ईडी का उच्चारण टे किया जाएगा। क्या किया जाएगा? टे। और ये जो अक्षर है ये आधे हो जाएंगे, हलंत हो जाएंगे। ये अक्षर अपने आप ही ईडी जोड़ते ही आधे हो जाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन ने वर्ड लिख दिया वॉच, WATCH। इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वॉच ये होता है। अब जैसे ही हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं? ईडी ऐड कर देते हैं। चलो इसको मैं यहां लिख देता हूं, अपने पास जगह भी रह जाएगी। इसका प्रोनाउंसिएशन तो हो गया वॉच, और जैसे ही हम इसमें ईडी ऐड कर देते हैं तो अब इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वॉच्ड। और क्यों होगा? क्योंकि इसका लास्ट अक्षर बोलने पर च आया, ये वाला च, और इसमें हम यदि ईडी ऐड कर रहे हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? ट। और ये जो च है वो कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब ये प्रोनाउंसिएशन बन गया वॉच्ड। ऐसे ही इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आस्क्ड। आस्क बोल रहे हैं, लास्ट में क आ रहा है, ईडी जोड़ेंगे तो टे बन जाएगा और क आधा हो जाएगा, इसे पढ़ेंगे आस्क्ड। लेकिन यदि ये अपने से मुश्किल पढ़ा जाता है तो इसको अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आस्क्ड, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये आस्क की सेकंड फॉर्म है। इसकी थर्ड फॉर्म भी यही है, और इसकी फोर्थ फॉर्म हो गई आस्किंग। ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म्स हैं। तो जितने ज्यादा एक्शंस यानी वर्ब्स अपने को आएंगी, उनकी फॉर्म जाएंगी, उतने ही ज्यादा अपने लिए टेंस आसान रहेंगे। क्योंकि सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस फ्रेमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं मेन वर्ब्स का ही रहता है। तो ऐसी हमें 50, 60, 100 वर्ब्स जिनकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म भी हमें आनी चाहिए। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स आपको और बताएंगे। अब हम बात करें, ये वाली तो मैं हटा देता हूं, आप सबको पता ही है। अब हम आगे बढ़े तो इन फॉर्म्स के आधार पर भी वर्ब्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो कहलाती है रेगुलर वर्ब्स, एक तो कहलाती है रेगुलर वर्ब्स, या इन्हीं को कहा जाता है वीक वर्ब्स।
ये किसके आधार पर बनेंगे टाइप? फॉर्म के आधार पर। और एक कहलाती है इंग्लिश में इररेगुलर वर्ब्स। इररेगुलर वर्ब्स, इनको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग दिखाई देती हैं, जिनकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होती है, जिनकी तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, वो तो कहलाती हैं कौन सी वर्ब्स? इररेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। जैसे गो, वेंट, गोन, तीनों फॉर्म अलग अलग है। और ऐसी वर्ब्स जिनके एंड में या तो ईडी जोड़कर या डी जोड़कर या टी जोड़कर, या तो डी या ईडी या टी जोड़कर हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं या थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे इस आस्क में हमने ईडी जोड़ा है, इसकी थर्ड फॉर्म में भी ईडी जोड़ा है। जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, या जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी या डी या टी जोड़ा जाता है, वो वर्ब्स कहलाती हैं रेगुलर या वीक वर्ब्स। वो कौन सी वर्ब्स कहलाती हैं? रेगुलर या वीक वर्ब्स। तो ये वीक वर्ब्स में शामिल होगी और ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स या इररेगुलर वर्ब्स में शामिल होंगी। ये भी अपने को ध्यान रखना है। कुछ वर्ब्स इंग्लिश में ऐसी भी हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, वो कौन सी कैटेगरी में चली जाएंगी? वो भी रेगुलर या वीक वर्ब्स की कैटेगरी में चली जाएंगी। तो ये बात हो गई वर्ब की। अब अपने को टेंस पढ़ने के लिए आवश्यकता ही किसकी है? वर्ब्स की। और वर्ब्स के साथ में अपने को क्या आए? फॉर्म्स आए। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जो हम खुद क्रिएट करते हैं, ये हमें आनी चाहिए। तब हम टेंस आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि मान लो अपने को वर्ब की फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फॉर्म के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो हम जनरली ये करते हैं, जैसे पूछ लिया जाए कि टीच का मतलब होता है पढ़ाना, इसकी थर्ड फॉर्म बताइए, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें ईडी लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें खुद को पढ़नी होती है, याद करनी होती है। ये हमारे बेसिक्स हैं जो कंप्लीट होने चाहिए। तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, TAUGHT। तो इसी तरीके से अपने को वर्ब्स की एक लिस्ट तैयार करनी होगी। उनकी सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो क्या क्या चेंजमेंट्स होंगे, ING कैसे जोड़ना है, ये सब चीज़ें बेसिक्स अपने को जानकारी हो। तो ऐसी वर्ब्स की लिस्ट अपन कहीं से भी बना सकते हैं, कहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब्स। इनके साथ ही फिर आज का सेशन समाप्त करेंगे और अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस शुरू से, बेसिक से। आज हमने जानकारी ली है अभी तक टेंस की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं टेंस, कितने टाइप के होते हैं, ये सबको जनरली पता होता है। हर टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स हैं। अच्छा, कोई पूछ ले ये 4 पार्ट्स कहाँ से आए? तो प्रत्येक टेंस में एक एक्शन की, यानी प्रत्येक टाइम में एक एक्शन की 4 स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स ही 4 भाग बन गए हर टेंस के। इसके बाद में हमने जानकारी ली, टेंस पढ़ने के लिए आवश्यक होती है वर्ब्स की जानकारी। तो वर्ब की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, वर्ब कौन कौन सी हम यूज करते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है। साथ में हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी जाना। और उसके बाद में एक वर्ब की बेसिक कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3। चौथी हम क्रिएट करते हैं, 5वीं 6ठी भी बनती है, वो भी हम खुद क्रिएट करते हैं, वो पहले से बनी हुई नहीं होती। बेसिकली 3। उनके ओरिजिनल नेम्स क्या है, फॉर्म के आधार पर वर्ब्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया, कितने टाइप की होती हैं, यह हमने पढ़ा है। और अब हम ले रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स, जिनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इन वर्ब्स में अपन एक तो ले लेते हैं इनकी फर्स्ट फॉर्म, एक अपन बात कर लेते हैं इनकी सेकंड फॉर्म, एक अपन बात कर लेते हैं इनकी थर्ड फॉर्म, और एक अपन बात कर लेते हैं इनकी फोर्थ फॉर्म, जो हम खुद क्रिएट करेंगे। और इनके साथ ही फिर आज का सेशन करेंगे अपन एंड। ये आ गई इस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब बात करें अपन वर्ब्स की
जो कंफ्यूजिंग वर्ब्स कहलाती हैं, जो कंफ्यूजिंग वर्ब्स कहलाती हैं, सबसे पहले अपन बात करें तो इंग्लिश में एक वर्ब चलती है फाइंड। फाइंड का मीनिंग होता है पाना, किसी चीज को प्राप्त करना, पाना। इसकी सेकंड फॉर्म अपन लेकर चलते हैं फाउंड, इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है फाउंड, और इसकी फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देने से बन जाएगी फाइंडिंग। ये बन गई फर्स्ट, पहली वर्ब की चारों फॉर्म। लेकिन यहीं से एक और नई वर्ब क्रिएट होती है और वो है फाउंड। फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना, किसी चीज को बनाना। जैसे स्कूल, इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए जाते हैं, तो ये स्थापित करना इसका मीनिंग है। हालांकि यही इस वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन अलग से एक वर्ब और होती है फाउंड। यही कंफ्यूजन इन वर्ब्स में रहता है। इसकी सेकंड फॉर्म यदि हम पढ़ें तो होगी फाउंडेड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, फाउंडेड। और यदि इसकी फोर्थ फॉर्म बनाएं, यूज कहीं पे करनी पड़े, हालांकि इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म होती तो है लेकिन हम यूज नहीं कर सकते एज ए वर्ब उनको, तो ये पहली कंफ्यूजिंग वर्ब हो गई। अब इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे मान लो मैं कहूं दिस कंपनी was found, this company was found in 1991, और आपको कह दे कि इस सेंटेंस में आप मिस्टेक बताइए है या नहीं। इसके पार्ट बनाकर दे दे, दिस कंपनी ये आपका ए पार्ट हो गया इस सेंटेंस का, was found ये इस सेंटेंस का बी पार्ट हो गया, in 1991 ये सी हो गया, और ये आपको डी पार्ट दे दिया। यानी इनको बोलते हैं स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस। तो ये एरर का क्वेश्चन बन गया इससे। अब इसमें हमें मिस्टेक बतानी है क्या है। तो यदि फाउंड लिखा है यानी ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जो आगे हम क्लासेज में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। अब यदि ये वाली थर्ड फॉर्म है तब तो इसका मीनिंग हो गया कि यह कंपनी 1991 में पाई गई, जबकि पाना तो यहाँ पे मीनिंग नहीं है। कंपनी को तो किया जाता है स्थापित, एस्टैब्लिश किया जाता है। इसका मतलब है फिर इस सेंटेंस में यही पार्ट गलत है। इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है वो तो फाइंड की लिखी गई है, जबकि हमें किसकी चाहिए थी, फाउंड की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, जो क्या होगी, फाउंडेड होगी। तो इसका मतलब अपना ये वाला पार्ट आंसर हो गया। तो इस टाइप के एरर के क्वेश्चन अपने को बनाकर पूछ लिए जाते हैं इन कंफ्यूजिंग वर्ब्स से। अगली वर्ब लेते हैं अपन। ये वर्ब है सी, सभी को पता है, मीनिंग होता है इसका देखना। यदि इसके सेकंड फॉर्म की बात करें अपन तो वो होती है सो। इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो है सीन, और इसकी फोर्थ फॉर्म जनरली यूज नहीं करते फिर भी सी। अब इससे एक और वर्ब बनती है वो है सो, SAW। कुछ लोग इसे सा भी पढ़ते हैं। इस सो का मतलब होता है काटना, और ये होता है आरी से काटना। इंग्लिश में जो आरा होता है, मशीन होती है लकड़ियों को काटने वाली, उसको भी सो ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी सेकंड फॉर्म लिखें तो वो हो जाएगी सॉउड। थर्ड फॉर्म भी SAWED, या फिर एक और थर्ड फॉर्म बनती है SAWN। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये भी सीखेंगे कि जिन वर्ब्स की डबल होती है थर्ड फॉर्म, उनका कहाँ कहाँ कब कब यूज करना चाहिए, इसका कहाँ यूज करेंगे और इसका यूज कहाँ करेंगे, ये अपन आगे की क्लासेस में देखेंगे। और इसकी फोर्थ फॉर्म यदि बनाई जाए तो वो होगी सॉइंग। जैसे एक एग्जाम्पल में लिख देता हूं जो बड़ा कॉमन रहता है, स्टूडेंट्स काफी बार पूछते हैं, I saw SO which couldn't show। ये एक सेंटेंस है। अब इसमें अपने को बताना यह है कि कहां पे कौन सा शो है। तो यदि बात करें
इसका मीनिंग होता है मैंने एक आरा देखा जो काट नहीं सकता था। ये जो सो लिखा हुआ है ये इस सी की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब देखा, देखना की सेकंड फॉर्म। अच्छा, यहां पे जो सो लिखा हुआ है इसका मीनिंग होता है आरा, लकड़ियां चीरने वाला, काटने वाला। ये एक नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल्स यूज होते हैं। फिर लिखा है विच कुडंट शो। ये कुडंट एक मॉडल है और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमें ये पता है कि वो वाला जो नीचे वाला शो है वो ये तो नहीं है, क्योंकि मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड नहीं। तो फिर इसका मतलब वो ये है। इस शो का मीनिंग हो गया काटना। तो यहां पे इसका मीनिंग देखा, मैंने एक आरा देखा जो काट नहीं सकता था। ये वाली भी क्या है, मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो ये सी की सेकंड फॉर्म है। ये अपने को डिफरेंस ध्यान में रखना है। ये भी एक कंफ्यूजिंग वर्ब है और दोनों से ही कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगली वर्ब लेते हैं, ये वर्ब है राइज। राइज का मतलब होता है उगना, उदय होना। इसी से एक नई वर्ब तैयार होगी। पहले इसके बारे में देखते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होगी रोज, इसकी थर्ड फॉर्म होती है राइजन, राइजन। इसकी फोर्थ फॉर्म होती है राइजिंग। जैसे अपन जनरली लिखते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसका मतलब सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो यहां पे जो राइज वर्ब लिखते हैं इसका मतलब होता है उगना या उदय होना। ये फर्स्ट फॉर्म है। अब यहीं से एक वर्ब बनती है रेज। रेज का मतलब होता है उठाना। जैसे कई बार पढ़ाते पढ़ाते कई लोग प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न बीच में पैदा करते हैं, वो रेज हो गया, उठाना। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी रेज्ड। इसकी थर्ड फॉर्म भी रेज्ड और इसकी फोर्थ फॉर्म रेजिंग। ये वर्ब बन गई। मान लो अपने को कोई क्वेश्चन दे दे ऐसे, ही रेज सॉरी he rose a lot of questions. He rose a lot of questions during my lecture. इसका मतलब है उसने मेरे पढ़ाने के दौरान बहुत से प्रश्न पैदा किए, बहुत से प्रश्न उठाए। तो क्या हमने मीनिंग के अनुसार ये सही वर्ब लिखी है? नहीं। इसका तो मीनिंग होता है उगना, उदय होना। जबकि हमें मीनिंग चाहिए कौन सी वर्ब का? उठाना, पैदा करना। तो यहां पर रेज की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रेज्ड। तो इस सेंटेंस में अपन रोज को काटकर क्या लिखेंगे यहां पर? रेज्ड। ये अपना आंसर हो गया। ही रेज्ड ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग माय लेक्चर। इसका मतलब उसने मेरे लेक्चर के दौरान बहुत से प्रश्न उठाए। तो इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब जो चलती है जो कंफ्यूजिंग होती है, यानी एक की सेकंड फॉर्म कई बार दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे इसमें भी सेकंड फॉर्म इसकी फर्स्ट फॉर्म है और ये बिल्कुल अलग वर्ब है जो कंफ्यूज करती है। तो ऐसी कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स भी हैं। इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट वर्ड, जो जनरल वर्ब्स अपन पढ़ते हैं वो भी अपने को ध्यान में रखनी है। एक लिस्ट आप तैयार करें। बाकी इनकी जो बची हुई वर्ब्स हैं, पार्ट्स हैं, वो अपन अगले सेशन में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। भाई साहब गए क्या? बंद करो, काफी टाइम हो गया। ठीक है, ये लास्ट थोड़ा काटना पड़ेगा अब आपको। अरे माइक बंद तो कर दिया था।